Hello students, so I am again back with part 2 of theme 4, weathering and soil formation. Student, half of the chapter we have discussed in part 1, rest chapter will discuss in part 2. Both the parts are very important for you. So students, we have completed till chemical weathering in part 1. Yes, so we'll start our video with biological weathering. Biological weathering is brought about by plant roots, earthworm, burrowing animals and human activity. Student, biological weathering के लिए कौन सा फैक्टर्स काम करते हैं? एक प्लांट की रूट्स, पौधों की जड़, पेड़ों की जड़, अर्थवॉर्म आप सबको पता है, बरोइंग एनिमल्स मतलब बरोइंग एनिमल्स होते हैं रैबिट, ये ज़मीन के अंदर अपना घर बना लेते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटी, ये सारे फैक्टर हैं जो किसका कॉज है बायोलॉजिकल वेदरिंग के। सपोज करो स्टूडेंट का एक रॉक के ऊपर एक छोटा सा जब प्लांट लगता है तो वो रॉक को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता क्योंकि उसकी रूट्स कम होती है, पर जैसे 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 ये प्लांट बड़ा होता जाएगा तो इसकी रूट्स भी बड़ी होती जाएंगी और फिर ये उस रॉक के अंदर क्या कर देती हैं, ब्रेक्स ला देती हैं, और अल्टीमेटली फाइनली जैसे जैसे ये पेड़ और बड़ा होगा, पूरी मेच्योर स्टेज में आएगा तो ये रॉक के टूटने का कारण बन जाएगा। बड़े As the roots of plant and tree grow in size, they cause crack in rock. Obviously बात है, जैसे जैसे बड़ा होगा क्रैक आते जाएंगे, धीरे धीरे ये क्रैक वाइडन होते जाएंगे, जैसे जैसे ट्री प्लांट अपनी मेच्योरिटी पे आएगा वैसे वैसे ये और वाइड होते जाएंगे, और जैसे ही वाइड हुए लीड टू ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक। ठीक है, तो पहला समझ में आया रूट्स ऑफ ट्री एंड प्लांट। जैसे जैसे पेड़ या जो पौधा होता है वो बड़ा होता है, एक गैप बढ़ाता जाता है, उसकी रूट्स क्योंकि बढ़ रही हैं तो रॉक के अंदर गैप आता जा रहा है और वो गैप बढ़ता जाएगा, एक टाइम के बाद वो रॉक टूट जाएगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे अर्थवर्म। अर्थवर्म एंड बरोइंग एनिमल्स लाइक रैट्स, रैबिट्स। बेटा जो चूहा होता है, जो रैबिट होता है मतलब खरगोश, ये सॉइल को डिग करते हैं। अब जब ये सॉइल को डिग करेंगे तो रॉक को लूज कर देते हैं, अल्टीमेटली ब्रेकिंग डाउन देम। जब भी कोई रैट, रैबिट या और कोई बरोइंग एनिमल अपना घर बनाएगा तो ज़मीन को डिग करता है, खोद देता है, जिससे भी सॉइल लूज हो जाती है, अल्टीमेटली ब्रेकिंग डाउन देम। फाइनल है ह्यूमन एक्टिविटी, ब्रेक रॉक्स फॉर माइनिंग, क्वायरिंग, फार्मिंग, रोड कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ह्यूमन बीइंग क्यों रॉक्स को तोड़ देते हैं बच्चा? क्योंकि कई बार हमें उसी जगह पे जहाँ पर रॉक है वहाँ पर रोड बनानी है, फार्मिंग के लिए लैंड चाहिए है, ठीक है, या माइनिंग करनी है। माइनिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको आपकी ज़मीनों के अंदर बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं, कोल मिलता है, उसको निकालने के लिए आप जब डिगिंग करते हो तो क्वेरिंग, और ज़्यादा इंटरनल बहुत गहराई पे डिग करते हो तो माइनिंग। तो माइनिंग के लिए, क्वेरिंग के लिए भी हम लोग रॉक्स को हटा देते हैं। इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग गिव राइज टू मास वेस्टिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। दो इफेक्ट है वेदरिंग के, मास वेस्टिंग और सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन आपको पता ही है, मिट्टी बन जाना, है ना, पर मास वेस्टिंग के अंदर क्या आएगा स्टूडेंट? मास वेस्टिंग के अंदर आएगा कि अगर कोई रॉक है उसमें कोई ब्रेक्स वगैरह आए, ब्रेक्स वगैरह आके ये अगर पीस रॉक से अलग हो जाता है और नीचे की तरफ आ जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, समवेयर एडेड बाय वाटर, या तो वाटर उसकी हेल्प कर दे इस वजह से वो नीचे की तरफ आ जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं? मास वेस्टिंग। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ रॉकी मटेरियल डाउन अ स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एडेड बाय वाटर इज कॉल्ड मास वेस्टिंग। बच्चा मैंने पहले भी समझाया कि ऊपर रॉक का कोई पीस टूट जाए वो नीचे ही आएगा क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है, पर कई बार उसकी वाटर भी हेल्प कर देता है, इसी को हम मास वेस्टिंग कहते हैं। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ रॉक, मूव्ड, अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्टीपनेस ऑफ द स्लोप। अभी डिपेंड करेगा बेटा किन चीज़ों पे, स्टीप कैसा है, ऐसा स्लोप है, ऐसा स्लोप है, ठीक है, तो इन स्लोप्स पे भी डिपेंड करेगा कि किस क्वांटिटी में। सपोज करो जो पीस है, जो ब्रेक हुआ है वो कितना बड़ा है, स्लोप कैसा है, स्लांटिंग स्लोप है, स्टीप स्लोप है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करेंगी मूवमेंट ऑफ रॉक को, जो ब्रोकन अप रॉक है उसकी मूवमेंट को। ठीक है, कई बार अमाउंट ऑफ वाटर, बेटा अमाउंट ऑफ वाटर कम होगा तो वो बहुत दूर तक जो पीस ऑफ रॉक है उसको चला के नहीं ले जा पाएगा। अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होगी तो वो फटाफट अपने साथ बड़ी बड़ी पीसेस को भी नीचे की तरफ धकेलता हुआ ले आएगा। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मास वेस्टिंग,
अर्थ फ्लो, मड फ्लो, लैंडस्लाइड. हाउ मेनी टाइप ऑफ मास वेस्टिंग आर देयर? 3 टाइप ऑफ मास वेस्टिंग आर देयर: अर्थ फ्लो, मड फ्लो, लैंडस्लाइड. अर्थ फ्लो क्या होता है स्टूडेंट्स? अर्थ फ्लो के अंदर हम लोग देखेंगे कि जब रॉकी मटेरियल लाइक क्ले, सिल्ट मिक्स विथ वाटर coming down from a gentle slope is called earth flow. अर्थ फ्लो में क्या होता है, वाटर में सेचूरेटेड जितना भी रॉकी मटेरियल होगा जैसे कि क्ले, सिल्ट, वो जेंटल स्लोप के थ्रू नीचे की तरफ आएगा. देन मड फ्लो. मड फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ वाटर सेचूरेटेड रॉक डेब्रिस डाउन द स्टीप स्लोप ऑफ माउंटेन. अब अच्छा, कई जैसे क्ले और सिल्ट ये बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेन्स होते हैं, छोटे होते हैं. वहीं डेब्रिस रॉक के जो छोटे छोटे थोड़े मोटे से टुकड़े, बड़ा सा जो पत्थर है, अब उसकी बात हो रही है. ठीक है. इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ वाटर सेचूरेटेड रॉक डेब्रिस. ये जब नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, जेंटल स्लोप से नहीं आएंगे बेटा, स्टीप स्लोप से आएंगे. ये होता है जेंटल स्लोप. ठीक है, ये है जेंटल स्लोप और ये होते हैं ऐसे स्टीप स्लोप. स्टीप स्लोप से नीचे आएंगे ये. ठीक है. इट कैन बरी हाउसेस, क्लॉज स्ट्रीम एंड ब्लॉक रोड. जब ये नीचे की तरफ आएंगे तो घरों को दबा देंगे, स्ट्रीम में बड़े बड़े क्लॉग दे देंगे क्योंकि बड़े बड़े टुकड़े हैं बेटा, और रोड को ब्लॉक करने का काम करेंगे. छोटे छोटे पीसेस आते हैं अर्थ फ्लो में, बड़े बड़े पीसेस आते हैं मड फ्लो में. लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड स्टूडेंट हिली रीजन में नेचुरल हज़ार्ड का एक मेजर प्रॉब्लम है. ठीक है, जितने भी हिली रीजन है वहाँ पर नेचुरल हज़ार्ड में लैंडस्लाइड बहुत कॉमन होती है. इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, आप जिस एरिया में जिस ज़मीन के ऊपर खड़े हैं वो पूरा की पूरा नीचे की तरफ चला जाएगा. ठीक है. लैंडस्लाइड क्या होती है, एक सडन मूवमेंट होती है लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉक की, सॉइल की, अलॉन्ग अ डीप स्लोप, स्टीप स्लोप. ठीक है, धड़ाम से पूरा की पूरी चीज़ें नीचे चली जाएगी जिससे कि हाउसेस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, रोड ब्लॉक्स हो सकती हैं. और हमारे इंडिया के उत्तराखंड में लैंडस्लाइड एक कॉमन प्रॉब्लम है. सॉइल. कंटिन्यूस वेदरिंग ऑफ रॉक लीड्स टू सॉइल फॉर्मेशन. बेटा जैसे जैसे वेदरिंग होती जाएगी, पहले रॉक से बड़े पीसेस, बड़े पीसेस से छोटे पीसेस, छोटे पीसेस से फिर क्या बन जाएगी बच्चा, सॉइल. ठीक है. तो कंटिन्यूस वेदरिंग जब होती रहेगी रॉक्स में तो वो किसको फॉर्म करेंगे, सॉइल को. सॉइल अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की. हमारे अर्थ क्रस्ट की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी उसी को आप क्या बोलोगे, सॉइल. ठीक, कोई बात. इसके अंदर रॉकी मटेरियल का फाइन पाउडर होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं. जब कोई कीड़ा, प्लांट, ट्रीज जब उसके ऊपर गिर जाते हैं, दब जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, रॉकी मटेरियल का फाइन पाउडर, डीकेड ऑर्गेनिक मैटर. इसके अंदर आएंगे ट्रीज, एनिमल जिनकी डेथ हो गई है, जो अब बिल्कुल फाइन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो गए हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, ह्यूमस. ठीक है. इट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल नेचुरल सोर्स. ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नेचुरल सोर्स है. क्यों है बच्चा ये, क्योंकि ह्यूमस ऑब्टेन देयर बेसिक रिक्वायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल. जितने भी ह्यूमंस हैं इनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नीड सॉइल से ही पूरी होती है. हम क्रॉप कल्टीवेशन किसके ऊपर ही करते हैं, सॉइल के ऊपर करते हैं ना. तो हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें गुड क्वालिटी सॉइल चाहिए. और गुड क्वालिटी सॉइल क्या है बच्चा, जिसमें प्रॉपर क्वांटिटी में ह्यूमस हो. ठीक है. तो अब पहली बात तो सॉइल क्या है, अपर मोस्ट लेयर अर्थ क्रस्ट की क्या है, सॉइल है. ये कैसे बनती है, कंटिन्यूस वेदरिंग से बनती है. ठीक है. इसके अंदर क्या क्या होता है, फाइन पाउडर्ड रॉक मटेरियल और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर्स. ठीक, कोई बात. और ह्यूमन अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो. बेटा सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस बहुत स्लो है. थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं 2 to 3 सेंटीमीटर थिक लेयर सॉइल की बनने में. ठीक है. सॉइल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, पर साथ साथ में ये बात भी ध्यान रखिए कि उसको बनने में बहुत टाइम लगता है बच्चों. थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं सिर्फ 2 to 3 सेंटीमीटर थिक लेयर बनने में सॉइल की. सॉइल प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो सॉइल हॉरिजॉन्टल लेयर्स में डेवलप होती है स्टूडेंट. जब आप वर्टिकली उसको कट करेंगे तो आपको डिफरेंट लेयर सॉइल की दिख जाएंगी. ठीक है. 4 लेयर्स ऑफ सॉइल इज देयर. ठीक है. क्या बोलना चाह रहे हैं पैराग्राफ कि सॉइल हॉरिजॉन्टल लेयर्स में डेवलप होती है. अगर आप वर्टिकली कट करेंगे अर्थ को तो डिफरेंट लेयर सॉइल की आपको विजिबल होंगी. ठीक है. अ व्यू ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज नोन एज, ये जो डिफरेंट लेयर हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चा,
सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, 4 लेयर्स में से फर्स्ट हम एक बात करें, द डिस्टिंक्ट 4 लेयर ऑफ सॉइल कॉल्ड होरिजन्स। ठीक है, जो डिफरेंट लेयर्स हैं, 4 डिफरेंट लेयर हैं, उसे क्या बोलते हैं? होरिजन्स। क्या नाम है होरिजन्स के? नेम्ड ABCND, ABCND। ठीक है, फर्स्ट टॉप सॉइल, यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे रॉक के, क्ले, सिल्ट, सैंड, यहाँ पर लेयर बनाते हैं, इसी को हम टॉप सॉइल बोलते हैं बच्चा। इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, मिनरल होते हैं, ह्यूमस होते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट आर कन्फाइंड टू दिस लेयर, और रूट्स ऑफ प्लांट जो होती हैं वो इसी लेयर तक कन्फाइंड होती हैं। सेकेंड बोलेंगे तो वो है सब सॉइल। टॉप सॉइल के नीचे मिलेगी आपको सब सॉइल। रेन वाटर कलेक्ट इन दिस लेयर, इस लेयर में बेटा रेन वाटर कलेक्ट होगा। क्या कलेक्ट होगा? रेन वाटर। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ वेदर्ड रॉक, और ये किससे बनी होती है? वेदर्ड रॉक से बनी होती है। इसके अंदर सिल्ट होता है, क्ले होता है, कुछ क्वांटिटी में आपको न्यूट्रिएंट भी मिल जाएंगे जो कि सॉल्युबल होंगे, सॉल्युबल मिनरल्स होंगे, आयरन ऑक्साइड होंगे, वो आपको सब सॉइल में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड, सबस्ट्राटम। सबस्ट्राटम किसके नीचे मिलेगी बच्चा? टॉप सॉइल के नीचे मिलेगी सब सॉइल, और सबके नीचे मिलेगी सबस्ट्राटम। ठीक है, दिस लेयर लाइज बिटवीन द सब सॉइल एंड पेरेंट बेडरॉक। ये सपोज करो ये सबस्ट्राटम है, तो सबस्ट्राटम के ऊपर मिलेगा आपको सब सॉइल और नीचे मिलेगा पेरेंट बेडरॉक, और बीच में मिलने वाली है आपको कौन सी? सबस्ट्राटम। पहली है टॉप सॉइल, फिर है भैया आपकी सब सॉइल, फिर आएगी आपकी सबस्ट्राटम, फिर आएगी आपकी पेरेंट बेडरॉक। तो ये जो लेयर है ये टॉप सब सॉइल और पेरेंट बेडरॉक के बीच में होती है। इसके अंदर वेदर्ड रॉक्स होती हैं। नेक्स्ट, बेडरॉक। बच्चा पहली बात तो ये ध्यान रखो कि ये सॉलिड लेयर है अनवेदर्ड रॉक की। आउट ऑफ दिस 3 अगर कोई अनवेदर्ड है तो वो सिर्फ बेडरॉक है, जिसमें वेदरिंग नहीं हुई है, इसके ऊपर लेयर फॉर्मेशन हुआ है, सॉइल फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो आउट ऑफ दीज 4 विच वन इज अनवेदर्ड रॉक? बेडरॉक। ठीक है, ये बॉटम में होती है। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल के सबके लास्ट में आपको मिलेगी सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, 6 मेजर फैक्टर डिटरमाइन करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को। फर्स्ट है नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। ठीक है, ओरिजिनल जो रॉक होगी बच्चा जिससे सॉइल बनने वाली है उसे हम क्या बोलेंगे? पेरेंट रॉक। ठीक है, जो बेसिक मटेरियल होगा सॉइल का वो किस पे डिपेंड करेगा? जो भी मिनरल प्रेजेंट होंगे उस पेरेंट रॉक में जो सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी उसी से तो सॉइल फॉर्म हो रही है, तो सॉइल का नेचर भी कैसा होगा? पेरेंट रॉक की तरह होगा। जैसे कि क्ले सॉइल इज ड्राइव फ्रॉम शेल वाइल सैंडी सॉइल इज ड्राइव फ्रॉम सैंडस्टोन। अगर सैंडस्टोन रॉक होगी तो जो बनने वाली सॉइल होगी वो सैंडी सॉइल होगी, पर वहीं पर अगर शेल रॉक होगी तो जो सॉइल होगी वो कैसी होगी? क्ले। सेकेंड है क्लाइमेटिक कंडीशन। स्टूडेंट्स, क्लाइमेटिक कंडीशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे कि कहीं पर टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन मीन्स व्हाट? हेल, रेन, सारी चीज़ें जिस भी फॉर्म में पानी ऊपर से नीचे आ सकता है उसे आप क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। भले वो स्नोफॉल हो, रेनफॉल हो, या तो एक और क्या चीज़ होती है? हेल हो। ये प्रेसिपिटेशन के तीनों फॉर्म है, ये भी सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन सॉइल फॉर्मेशन में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर टेम्परेचर में वेरिएशन ज़्यादा है, एयर में मॉइस्चर कम और ज़्यादा होता रहता है, तो भी वेदरिंग का जो रेट है वो कम और ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन है, दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, रात का बहुत कम है, मॉइस्चर की क्वांटिटी एयर में इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, या एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो भी वेदरिंग का रेट कैसा हो जाएगा बच्चा? इंक्रीज़ हो जाएगा और सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस बढ़ जाएगी। पर वहीं पर अगर टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है एयर में, तो फिर क्या होगी? सॉइल फॉर्मेशन की रेट कम हो जाएगी। नेक्स्ट है टोपोग्राफी। नेक्स्ट इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी और स्लोप ऑफ लैंड इन अ पर्टिकुलर रीजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। टोपोग्राफी मीन्स टोपोग्राफी हो या जो लैंड का स्लोप हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल फॉर्मेशन में। अगर स्टीप स्लोप होगा तो बेटा यहाँ से अगर रॉक का कोई पीस टूटता आया तो यहाँ पर ये सॉइल फॉर्म कर लेगा, पर स्टीप स्लोप में सॉइल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है।
ठीक है. The topography or slope of land in a particular region is also important. On a steep slope, the weathered rock particle cannot get deposited as they keep sliding down on the slope. Slope से slide होते होते जाएंगे ग्रेविटी की वजह से. पर जहाँ जेंटल स्लोप होगा, फ्लैट लैंड होगी, वहाँ पर सॉइल एक्यूमुलेशन ईजी हो जाएगा. Soil conservation. Student, we are getting everything from the soil, either it is fruit, vegetable, grain, we are getting it from soil only. But some product like milk, egg, meat and honey, they are also we are getting from soil but indirectly. Okay, see, the plant is grown on where? In the soil. Then only the honey bees are able to extract the juice of the flower. Then only they are going to make what? Honey. ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? नाउ टॉक अबाउट मीट. अगर मीट की अगर हम बात करें तो जो गोट होगी बेटा, वो गोट कहाँ पर क्या खाती है? घास खाती है ना, ठीक है ना. तो जब ये घास खाएगी, घास किसके ऊपर लगा हुआ है? सॉइल के ऊपर लगा हुआ है, तब ये जाके हमको मीट का सोर्स मिलेगा. तो स्टूडेंट्स, बात ये है कि कुछ चीज़ें हम डायरेक्टली सॉइल से ले लेते हैं और कुछ इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली के अंदर आएगा एक मिल्क, क्योंकि अगर काऊ भी होगी तो वो ग्रेजिंग कहाँ करेगी? ग्रास पे ग्रेजिंग करेगी. ग्रास कहाँ लगा हुआ है? सॉइल में लगा हुआ है. आई बात समझ में? तो आपको मिल्क चाहिए, एग चाहिए, मीट चाहिए, हनी चाहिए. ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है जो भी अल्टीमेटली बिना सॉइल के प्रोड्यूस नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, हनी बी के लिए प्लांट का लगना, मीट के लिए ग्रेजिंग, काऊ के लिए ग्रेजिंग, वो सब भी हमें कहाँ पर ही मिलेगी? सॉइल के ऊपर ही करने को मिलती है. सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड्स अस फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल. ठीक है, चलो, तो ये सब के लिए सॉइल इम्पॉर्टेंट है. पर कई बार हम लोग अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का यूज़ कर रहे हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होती जा रही है. अगर आप एक ही क्रॉप को ईयर बाय ईयर सेम प्लॉट ऑफ लैंड पे ग्रो करते जाओगे, इस ईयर भी मैंने इस प्लॉट पे वीट ग्रो किया, इसके पहले भी मैं इसके ऊपर वीट ही ग्रो कर रही थी, और आने वाले साल भी मैं इसके ऊपर क्या ही ग्रो करूँगी? वीट, गेहूँ ही ग्रो करूँगी. तो इससे क्या होता है स्टूडेंट, जब आप सेम टाइप की क्रॉप को 2, 3, 4 ईयर अगेन एंड अगेन ग्रो करते हो, तो वीट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे उसमें तो ये सॉइल डेफिशिएंट हो जाएगी, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट का एग्जॉशन कौन कर लेगा? वीट कर लेगा. तो इसे हम अनसाइंटिफिक प्रोसेस बोलते हैं. सो डू नॉट ग्रो सेम टाइप ऑफ क्रॉप ऑन द सेम लैंड अगेन एंड अगेन. इट इज़ कॉल्ड सॉइल एग्जॉशन. ठीक है, सॉइल के आप न्यूट्रिएंट जब ख़त्म कर देते हो, एक न्यूट्रिएंट में जब वो सॉइल डेफिशिएंट हो जाती है, तो इसी को हम सॉइल एग्जॉशन बोलते हैं. ठीक है, इट बिकम इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज. प्रोटेक्शन ऑफ द सॉइल फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ erosion and exhaustion is called conservation. What is soil conservation? The protection of soil. The protection of soil from harmful effect of erosion and exhaustion is called soil conservation. ठीक हुई बात? The method used for conservation of soil are chosen according to the local environment. Some are described. Afforestation. बहुत सारे ट्रीज प्लांट को आपको लगाना है. ट्रीज़ की रेकलेस कटिंग को बंद करना है, क्योंकि सॉइल में वो कैपेसिटी होती है कि वो रूट्स को बाइंड करके रखती है. ठीक है, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता है. ठीक है, जो भी ड्राई एरियाज़ होते हैं वहाँ विंड इरोजन बहुत कॉमन बात है, तो वहाँ पर भी आप ट्रीज़, शॉप्स छोटे छोटे क्या करें? ग्रो कर दें, जिससे कि विंड की वेलोसिटी कम होगी तो इरोजन भी कम होगा. कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग. बच्चा, हम जितने भी हमारे कैटल्स होते हैं, शेप, गोट, इनको पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड पे, ग्रेजिंग लैंड पे एक टाइम के बाद इनको ग्रेजिंग करने से मना कर देना चाहिए, सो दैट ग्रास रिप्लेनिश देमसेल्फ. ग्रास फिर से ग्रो हो जाए. अगर आप इसको ओवरली आपने अगर ओवर ग्रेज करा दिया, तो फिर उसके बाद में वो जो सॉइल होगी वो रेन और विंड के एक्सपोजर में आएगी और एरोजन करेगी. Fodder should also be grown as a crop. Fodder को भी क्रॉप की तरह ग्रो करना चाहिए. So students, we have to grow fodder as a crop so that no overgrazing will be there. Okay, overgrazing नहीं होगी तो सॉइल इरोजन कम होगा, आप सॉइल को कंजर्व कर पाओगे. टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग इज़ द कटिंग ऑफ फील्ड स्लोप्स इनटू स्टेप्स. जो जैसे हील के जो स्लोप्स होते हैं, इसको हम इस तरीके से स्टेप्स में कट कर देते हैं. कैसे? इस तरीके से. ठीक है, कि अगर यहाँ से कोई सॉइल लॉस हो तो वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाए, यहाँ से कोई सॉइल लॉस हो तो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाए. प्लीज सॉइल को कंजर्व करने के लिए हम
जो हील का जो स्लोप होता है उसको स्टेप्स सीढ़ियों में बदल देते हैं। इसी को हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। काउंटर प्लोइंग। अब जो काउंटर प्लगिंग होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेचुरल काउंटर्स जो होते हैं हील पे, हम वहीं पर प्लगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं रादर देन अप एंड डाउन स्लोप। इस तरीके से यहाँ से यहाँ ऐसे तरीके से नहीं करेंगे। इस हील पे जितने काउंटर्स बने हुए हैं, अब उन काउंटर्स पे ही क्या करना स्टार्ट कर देंगे, कल्टिवेशन स्टार्ट कर देंगे। स्ट्रिप क्रॉपिंग से जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है स्टूडेंट, एक स्ट्रिप होगी। सपोज करो यहाँ पर आपकी कोई मेन क्रॉप ग्रो कर रहे हो, आप यहाँ पर स्ट्रिप्स बनाएंगे छोटे छोटे, और यहाँ पर कोई और क्रॉप ग्रो कर देगी। ठीक है बात। स्ट्रिप क्रॉपिंग इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन अ नैरो स्ट्रिप। एक छोटी सी स्ट्रिप में डिफरेंट क्रॉप ग्रो करेंगे। ठीक है। क्रॉप रोटेशन मीन्स व्हाट? क्रॉप रोटेशन सिंपल होता है बच्चा कि अगर आपने इस साल किसी सॉइल में किसी पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो किया है, तो आने वाले ईयर में आप उसको चेंज कर देंगे, जिससे कि जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको वो सॉइल वापस से रिप्लेनिश कर पाए। क्रॉप रोटेशन इज अ सिस्टम ऑफ कल्टिवेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड। एक ही लैंड के ऊपर डिफरेंट क्रॉप्स आपको कल्टिवेट करना है इन ईच ईयर। ठीक है। इन ऑर्डर टू रिप्लेनिश द मिनरल एंड सॉल्ट प्रेजेंट इन द सॉइल। जो मिनरल है, सॉइल है, वो रिप्लेनिश रहे, एग्जॉस्ट ना हो जाए, इसीलिए आपको एक ही प्लॉट पे बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो करना है। सपोज करो इस ईयर मैंने कुछ और ग्रो किया, नेक्स्ट ईयर में कुछ और ग्रो करूँगी। ठीक है। बर्डलिंग ऑफ फील्ड कंस्ट्रक्टिंग बंड्स अलॉन्ग द फील्ड लोकेटेड अलॉन्ग द रिवर बैंक्स रिड्यूसेस सॉइल इरोजन। आप बंड्स बना दें, ठीक है, तो आपका सॉइल इरोजन नहीं होगा। डैम बना दें, डैम्स चैनलाइज द रिवर वाटर एंड प्रिवेंट फ्लड। डैम्स अगर बन जाएंगे तो रिवर वाटर जो होगा वो एक लेवल से ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं, फ्लड ही नहीं आएगी। So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.